आपने पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, ये नाम बहुत बार सुना होगा एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाट इज बिटकॉइन। टू पुट इट सिंपली, बिटकॉइन ये एक डिजिटल करेंसी है जो 2008 में सतोशी नाकामोटो ने इन्वेंट की थी एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे आपने और मैंने रुपी को एक्सेप्ट किया, यूएस के लोगों ने डॉलर को एक्सेप्ट किया, कनाडा के लोगों ने कैनेडियन डॉलर को एक्सेप्ट किया, वैसे ही कुछ लोगों ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया। सिंपल, दैट्स इट, दैट्स द डेफिनेशन। सवाल व्हाट इज बिटकॉइन नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल यह है व्हाई बिटकॉइन, लोगों ने इसे क्यों एक्सेप्ट किया। यही देखेंगे आज के वीडियो में। मिलते हैं इंट्रोडक्शन के दूसरे ओर। बिफोर डिगिंग डीप, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं। सतोशी नाकामोटो कौन है ये अभी भी किसी को पता नहीं है। 100% उनके आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है। ही और शी कैन बी एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम वी मे और मे नॉट नो कि एग्जैक्टली ये है कौन। अब बिटकॉइन को लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया, दिस बिग व्हाई, उसका जवाब देने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं कि कैसे एक डिजिटल करेंसी बनी, उसने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए, और विथ एन एग्जाम्पल आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। हमारे एग्जाम्पल में हम एक छोटी सी कम्युनिटी लेते हैं, एक किटी पार्टी कह लीजिए। इस किटी पार्टी में 4 देवियां हैं। कौन सी? हेमा, रेखा, जया और सुषमा। इन चारों ने डिसाइड किया कि हमें बिटकॉइन यूज करना है आपस में ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो इसी छोटी सी किटी पार्टी को, इसी छोटी सी कम्युनिटी को हम कहेंगे द बिटकॉइन कम्युनिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। बिफोर डिसाइडिंग टू यूज बिटकॉइंस, इन चारों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे ये नई करेंसी को यूज करने में। उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सतोशी जी ने उन्हें दिया। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या थे और उनका सॉल्यूशन कैसे निकला। अब सबसे पहला प्रॉब्लम आया सुषमा जी को। सुषमा जी ने बोला, अरे हम एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस तो कर लेंगे, व्यवहार तो कर लेंगे, पर इसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा, किसने किसको कितना पैसा देना है, किससे किसको कितना पैसा आना है, इसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा। तो सतोशी जी ने सॉल्यूशन दिया कि हम इसके लिए बही खाता मेंटेन कर लेते हैं। बही खाता आपको पता होगा, आपने कई सारी दुकानों में देखा होगा, दिवाली में भी आपके घर में इसकी पूजा होती होगी, वही बही खाता। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेजर। तो सतोशी जी ने इंट्रोड्यूस किया एक लेजर जहां पे सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब ये जो लेजर होगा ये पब्लिक लेजर होगा, यानी इन चारों में से कोई भी उस लेजर में एंट्री कर सकता है। अब सुषमा जी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, पर उसके बाद हेमा जी को प्रॉब्लम आया। हेमा जी ने बोला कि अरे अगर कोई भी जाके एंट्री कर सकता है तो इसमें फ्रॉड एंट्रीज कैसे रोकेंगे। यानी अगर कल कोई जाके बोल दे कि हेमा जी को मुझे 10 बिटकॉइन देने हैं, अब ये कौन वेरीफाई करेगा कि ये सच में हेमा जी ने ही लिखा है या किसी और ने लिखा है। इसका भी सॉल्यूशन सतोशी जी ने दिया, और इसका सॉल्यूशन क्या था, डिजिटल सिग्नेचर। यानी जब हेमा जी ये एंट्री लिखेंगी कि मुझे किसी को 10 बिटकॉइन देने हैं, तो वो खुद उस ट्रांजैक्शन को साइन करेंगी। आपका जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पब्लिक की एंड एक होता है प्राइवेट या सीक्रेट की। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ। ये वेरीफाई करने के लिए कि ये सिग्नेचर आपने ही किया है, आपको ये 2 कीज रखनी होती है। कीज मतलब क्या, अगेन इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस। कंप्यूटर की दुनिया में सब कुछ 0 और 1 पे ही चलता है। तो एक जो ऐसी 0 और 1 की स्ट्रिंग होगी वो आपके नाम से पब्लिक होगी, और एक स्ट्रिंग होगी जो आपके पास होगी। अब इसका अगर हमें एग्जाम्पल रियल लाइफ कंसिडर करना है तो आपने ये देखा होगा, लॉकर जो बैंक में होते हैं, या लॉकर जो हैरी पॉटर में दिखाए गए थे। आप में से अगर कुछ लोगों ने ये भी नहीं देखे होंगे तो आपको बता दूं कि लॉकर में 2 कीज लगती है, एक की आपके पास होती है और दूसरी की बैंक के पास होती है। जब ये दोनों कीज ताले को खोलती है तभी आप लॉकर खोल पाते हैं। एक बात पे गौर कीजिए, यहां हमारा पहला यूज आ जाता है क्रिप्टोग्राफी का। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए यूज करते हैं प्राइवेट की, और उसे वेरीफाई करने के लिए यूज की जाती है पब्लिक की। जब यह पब्लिक और प्राइवेट की मैच होती है तभी आपकी आइडेंटिटी ट्रू या फॉल्स है यह पता चल जाता है। जब यह मैच हो जाएगी तो आपकी आइडेंटिटी ट्रू हो जाती है। अब यह पब्लिक की और प्राइवेट की बनते कैसी है, इसे बनाने की प्रोसेस को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी के मैथमेटिकल बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं,
उसमें से एक बहुत पॉपुलर मेथड है विच इज कॉल्ड SHA-256, SHA-256, जिसका इंप्लीमेंटेशन अब हम देख लेते हैं। अगर मैं इस SHA-256 फंक्शन में मेरा नाम एंटर करूं तो मुझे कोडेड आउटपुट इसमें मिलेगा, एंड ये वन वे फंक्शन है। वन वे फंक्शन का मीनिंग क्या है? जैसे आपको वन वे रोड्स पता है, आप सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जा सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन में वापस नहीं आ सकते। वैसे ही इस वन वे फंक्शन में आप जब इनपुट देंगे तो आपको हर बार सेम आउटपुट मिलेगा, पर आउटपुट से इनपुट गेट्स करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट इज वाई इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग एंड सिक्योर फंक्शन, और यह बहुत सारी सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, और वही यूज़ किया गया है हमारे बिटकॉइन प्रोटोकॉल में भी फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स। अब हेमा जी और सुषमा जी के प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गए। अब आई जया जी की बारी। जया जी को एक प्रॉब्लम आया। उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है कि आपकी डिजिटल सिग्नेचर्स कोई फोर्ज नहीं कर सकता, पर कॉपी तो कर सकता है। यानी मेरी जो एंट्री है जिस पे मैंने डिजिटली साइन किया है, बस वो पूरी की पूरी एंट्री कॉपी करके कोई पेस्ट कर देगा। उन्होंने बोला रेखा जी ही पेस्ट कर सकती है बार बार, और बोल सकती है कि जया जी से मुझे 10 बिटकॉइन लेने हैं, जया जी से मुझे 20 बिटकॉइन लेने हैं, जया जी से मुझे 1000 बिटकॉइंस लेने हैं। हो सकता है। इसका सोल्यूशन भी फिर सतोशी जी ने दिया। सतोशी जी ने बोला हर एक ट्रांजैक्शन को हम एक यूनिक आईडी दे देंगे, और ये यूनिक आईडी बेस होगा उनके टाइम स्टैम्प के ऊपर। यानी अगर अभी जया जी ने बोला कि मुझे रेखा जी को 10 बिटकॉइंस देने हैं, तो उसके टाइम स्टैम्प से लेके उसे एक यूनिक आईडी मिल जाएगा, और ये यूनिक आईडी कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही आईडी के 2 ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं तो पहला ट्रांजैक्शन कंसिडर हो जाएगा, दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। अब जया जी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जब जया जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो रेखा जी को प्रॉब्लम आ गया। दोनों में अनबन तो चलती ही रहती है। तो रेखा जी ने बोला कि क्या गारंटी है कि जया जी जितने ही उनके पास पैसे हैं उतने ही स्पेंड करेंगे। जैसे अगर जया जी के पास 100 बिटकॉइन है तो वो 200 बिटकॉइन भी स्पेंड कर सकती है। लिखना है तो वो लिख देगी, बार बार ट्रांजैक्शन बना देंगी। सतोशी जी ने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया। उन्होंने बोला कि हर पार्टिसिपेंट के पास एक फाइनाइट सम होगा, और हमारा जो लेजर होगा उसमें पूरी हिस्ट्री बनाई जाएगी सारे ट्रांजैक्शंस की। फॉर एग्जाम्पल, अगर जया जी के पास 100 बिटकॉइंस है और जया जी कहती है कि मैंने 50 बिटकॉइंस हेमा जी को दिए और 50 बिटकॉइंस सुषमा जी को दे दिए, तो अब उनके पास तो देने के लिए बिटकॉइन बचे नहीं। उसके बाद अगर जया जी कहती है कि मैंने 10 बिटकॉइन रेखा जी को दे दिए, तो वो ट्रांजैक्शन अपने आप ही इनवैलिड डिसाइड हो जाएगा। दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब आया सबसे बड़ा इशू, ये लेजर होगा कहाँ पे और ये मेंटेन कौन करेगा। जया, रेखा, हेमा और सुषमा जी को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था और किसी थर्ड पार्टी पे भी ट्रस्ट नहीं था। सतोशी जी ने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया डिसेंट्रलाइजेशन करके। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? सारी देवियों के पास एक एक लेजर होगा, और उस लेजर में पूरी सारी हिस्ट्री सारे ट्रांजैक्शंस की मौजूद होगी। यानी सारे लेजर्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, किसी का भी लेजर दूसरे के लेजर से अलग नहीं होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को मेंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गया। हाउ कैन यू बी श्योर ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट। अगर किसी ने आपको कहा है कि हेमा जी रेखा जी को 10 बिटकॉइन देने वाली है, तो हाउ कैन यू बी श्योर कि वो सही इंफॉर्मेशन है। इसका ही जो आंसर है, दैट इज वेयर लाइज द जीनियस ऑफ सतोशी नाकामोटो जी एंड दिस होल प्रोटोकॉल ऑफ बिटकॉइन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। हर एक टुकड़े को हमने कहा ब्लॉक। अब एक ब्लॉक में एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस किटी पार्टी में अगर दिन भर में 100 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो एक ब्लॉक में 10 ट्रांजैक्शंस रहेंगे। ऐसे 10 ब्लॉक्स हम बनाएंगे। अब हमें इन ब्लॉक्स को भी वैलिडेट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको यह तो पता चले कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन से ट्रांजैक्शंस सच में हुए हैं और कौन से ट्रांजैक्शंस एक्चुअल है। इसमें सतोशी जी ने बोला कि आपको एक नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर जो जब हम SHA-256 फंक्शन को इनपुट देंगे तो उससे जो आउटपुट आएगा उसमें एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जीरोज शुरुआत में ही मिल जाएंगे। SHA-256 फंक्शन में जो 256 है उसका मीनिंग है 256 बिट। यानी इसका जो आउटपुट आएगा उसमें 256 टाइम्स आइदर जीरोज या 1 या कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज और वंस होगा, बट 256 बिट आउटपुट में होंगी। अगर आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो शुरुआत में से 5, 10, 15, 20 कितने भी अगर जीरोज लाए, तो एक ही मेथड आपके पास बचता है, और वो मेथड है ट्रायल एंड एरर। आपको एक नंबर बनाना है और ट्राई करना है उससे जीरोज आते हैं क्या।
नंबर बनाते जाओ, ट्राई करते जाओ, नंबर बनाते जाओ, ट्राई करते जाओ। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपने उस ब्लॉक को वैलिडेट कर लिया। ये काम मैन्युअली करना इम्पॉसिबल है। दैट इज वाई लोग अपना कंप्यूटर को ये काम करने के लिए लगा देते हैं और दिन भर फिर कंप्यूटर जी का चलता रहता है, नंबर बनाओ ट्राई करो, नंबर बनाओ ट्राई करो। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ब्लॉक वैलिडेट हो जाता है, और जब ब्लॉक वैलिडेट हो जाता है तो ये जो मेहनत हुई है, दिस वर्क दैट हैज गॉन इनटू इट, उसके रिवॉर्ड में जिसने इस ब्लॉक को वैलिडेट किया उसे मिलता है रिवॉर्ड, और वो रिवॉर्ड होता है बिटकॉइंस में। करंटली इट इज 6.25 बिटकॉइंस पर ब्लॉक, और हर 4 साल में ये आधा होते जाता है। दैट इज वाई सब इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि बिटकॉइन हमेशा 21 मिलियन ही मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए फिर से वापस आ जाते हैं हमारे ब्लॉक्स पे। अब हमने देखा कि ब्लॉक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, साइंड इंफॉर्मेशन होती है, साइंड ट्रांजैक्शंस होते हैं, और हम प्रूफ ऑफ वर्क जनरेट कर लेते हैं। अब इस प्रूफ ऑफ वर्क को एक नाम दे देते हैं, उसको कहते हैं हैश। अब पहले ब्लॉक की जो हैश है वो दूसरे ब्लॉक के हेडर में, मतलब दूसरे ब्लॉक के टॉप पे चली जाती है। दूसरे ब्लॉक की जो हैश है वो तीसरे ब्लॉक के टॉप पे चली जाती है, सो दैट हमें एक चेन बनती हुई मिलती है कि कौन सा ब्लॉक पहले आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमें सारे ब्लॉक्स मिलते हैं और उस सीक्वेंस को कहते हैं चेन। और बिकॉज ये ब्लॉक्स की चेन है हम इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। अब आपको एक बात ध्यान में आ रही है, थोड़ा सा भी अगर हम हमारे SHA-256 के इनपुट में चेंज करें तो आउटपुट पूरी तरह ही बदल जाता है। वैसे ही अगर हमारे थर्ड ब्लॉक को हम हमारे फर्स्ट ब्लॉक का हैश दे दें तो वो इनवैलिड ट्रांजैक्शन हो जाएगा। हमारे थर्ड ब्लॉक को सेकंड ब्लॉक के ही हैश की जरूरत पड़ेगी और सेकंड ब्लॉक को फर्स्ट ब्लॉक के हैश की ही जरूरत पड़ेगी। दैट इज वाई इसे कहा जाता है इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शन या इम्यूटेबल ब्लॉकचेन। चेंज नहीं हो सकती है। आई होप अब आपको पूरा ये कंसेप्ट बिटकॉइन का समझ में आ गया होगा। यही बेसिस होता है क्रिप्टो करेंसी का, और यही बेसिस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी। है ना ग्रेट? बिटकॉइन इज जस्ट ग्रेट। इट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। ये हमें सबको एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, राइट? ये जो आपने सुना ये था एक नर्ड का पर्सपेक्टिव, एक इंजीनियर का पर्सपेक्टिव जो एक फैन बॉय था बिटकॉइन का। पर रियलिटी क्या है? डज इट मेक एनी इकोनॉमिक सेंस? लेट अस सी। सबसे पहला डिसएडवांटेज, वोलेटिलिटी। कंसिडर कीजिए एक सिनेरियो जहां आपको सैलरी मिल रही है बिटकॉइंस में और आपको स्पेंड करना है रुपया डॉलर में। आपको अभी अभी बोनस मिला है और आपने कार की इंक्वायरी की है। वो जो शोरूम वाला बंदा है वो आपको बोलता है कि भैया ये कार 10 लाख रुपए में आएगी। आप फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये खरीदने के लिए मुझे X बिटकॉइंस लगने वाले हैं। कैलकुलेट करते टाइम तो ठीक है, आपकी सैलरी भी हो गई। अब आप वो कार लेने जा रहे हैं। जैसे ही मार्केट में जाते हैं आपको पता चलता है कि बिटकॉइन तो 50% नीचे गिर गया। अरे भाई साहब, सैलरी तो आपको मिल गई है, उससे ज़्यादा बिटकॉइन तो आपके पास है नहीं। कन्वर्ट करेंगे तो आपके बनने वाले सिर्फ 5 ही लाख है, तो आप कार कैसे खरीदेंगे? ये होता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वोलेटिलिटी का। अब जो मेन स्ट्रीम करेंसीज है, जैसे आपकी रुपी हो गया, आपका डॉलर हो गया, या कोई कनेडियन डॉलर कह लीजिए, इन सारे करेंसीज की वोलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए होता है एक सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में RBI है, यूएस में फेडरल रिजर्व है। बट बिकॉज हमारा बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, वहां पे ऐसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अब सेंट्रल अथॉरिटी ना होना एक बून भी है और एक बेन भी है। ये एक दोधारी तलवार है, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। वोलेटिलिटी इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। सेकंड है बायर प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम। अगर आप किसी से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और वो बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, तो जैसे ही वो पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है वो पेमेंट इरिवर्सिबल बन जाता है। जैसे हमने देखा था, वो ब्लॉक कंप्लीट हो गया, पेमेंट इरिवर्सिबल हो गया। अब अगर वो आइटम शिप ना भी करे तो इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर। एक इंपॉर्टेंट डिटेल यहां समझिए, बिटकॉइन लीगल टेंडर ना होना और बिटकॉइन लीगल ना होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। लीगल टेंडर नहीं है मतलब किसी भी कंट्री में बिटकॉइन एज अ करेंसी नहीं यूज किया जा सकता। किसी भी, यानी इंडिया जैसी कंट्री में आप उसे नोट की तरह, आप उसे करेंसी की तरह नहीं यूज कर पाएंगे। पर उसे एज एन एसेट आपके पास रखना इलीगल इंडिया में नहीं है। तो आप उसे एसेट के तौर पे तो रख सकते हैं, पर करेंसी के तौर पे नहीं यूज कर सकते। उसके लिए आपको रुपये में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड फाइनल कॉन,
जो मुझे सबसे ज़्यादा खलता है, मेरे जैसे फाइनेंस बैकग्राउंड के आदमी को सबसे ज़्यादा खलता है, वो है कि आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते। इसकी कोई वैल्यूएशन मेथडोलॉजी अभी तक नहीं है हमारे पास। इसी वजह से इसमें बहुत सारे बबल आते हैं जो हम देखते हैं ना, एक दिन में 50% ऊपर चला गया या 2-3 दिन में 100% ऊपर चला गया। ये इसी वजह से है कि लोगों को अभी भी ये पता नहीं है कि बिटकॉइन को वैल्यू कैसे किया जाए। फाइनल सवाल, तो क्या आपको बिटकॉइन में स्पेक्यूलेट करना चाहिए? मैं इन्वेस्ट नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको वैल्यूएशन आ जाता है, मैं इसको स्पेक्यूलेशन ही कहता हूँ। तो क्या आपको बिटकॉइन में स्पेक्यूलेट करना चाहिए? देखिए, दिस इज़ अ फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी, नो डाउट अबाउट दैट। और अगर आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जानना है, इसका एक्सपीरियंस करना है, तो आप एक छोटा सा इसमें स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सम इन्वेस्ट करके अपने पास बिटकॉइन रख सकते हैं, उसे ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपको बिटकॉइन खरीदना है, तो आप कुछ ऐप्स पे जा सकते हैं, जैसे हो गया वजीरेक्स, जेब पे, कॉइनबेस। पर यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होता। अगले बार हम बात करेंगे डिजिटल आर्ट की। अब आप कहेंगे डिजिटल आर्ट का मतलब क्या है? आपने मोनालिसा की पेंटिंग को तो देखा ही होगा, वो वन ऑफ अ काइंड है वर्ल्ड में। वैसे ही अब डिजिटल आर्ट भी वन ऑफ अ काइंड बनाने वाली टेक्नोलॉजी, बनाने वाला एल्गोरिदम आ गया है, थैंक्स टू ब्लॉकचेन। इसे कहा जाता है NFT या नॉन फंजिबल टोकन। अभी कुछ दिन पहले ये वाला पेंटिंग 70 मिलियन को बेचा गया था, बिकॉज इसके साथ था नॉन फंजिबल टोकन। तो ये नॉन फंजिबल टोकन क्या है, ये काम कैसे करता है, देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।